वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? ये भी बता चुके हैं कि आप देखेंगे आर्टिकल 246 में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी हुई हैं। संघ सूची में मूल रूप से कितने 57 विषय थे, वर्तमान में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं, ठीक है। जो राज्य सूची थी मूल रूप से उसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 59 विषय हैं। और जो आपकी समवर्ती सूची है उसमें मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। जो 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो 5 विषय हैं वो समवर्ती सूची से उठाकर कहाँ रख दिए गए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर, तो संघ समवर्ती सूची में। तो अभी मूल रूप से विषयों की संख्या कितनी थी? 97, ठीक है। तो विकल्प जो ए है वो यहाँ पर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी आप देखेंगे कि जो क्या कहते हैं कि अवशिष्ट विषय होते हैं, यानी कि जो तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास, यानी कि केंद्र सरकार के पास है। और अवशिष्ट जो रेजिडुअरी पावर्स की जो कॉन्सेप्ट है हमने किस देश से, किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? तो कनाडा से अडॉप्ट किया है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जो समवर्ती सूची है, उसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? वो हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का समेकित कोष यानी कि संचित निधि, आकस्मिक नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर आकस्मिक निधि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहे हैं। इसका उल्लेख कहाँ पे? आर्टिकल 266 में, यानी कि अनुच्छेद 256 में है, 266 कहा जाएगा ना। फिर अगला प्रश्न कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? कई बार बता चुके हैं, बहुत तेज यहाँ आगे बढ़ेंगे यहाँ से। धर्म समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यही 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो विकल्प जो ए है बिल्कुल प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के लिए चुने गए जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और आप देखेंगे उसके कितने 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य होते हैं प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं और एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो वो भी 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और एक लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। हाँ, ये चीज हो गई। ठीक है ना। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल क्या है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, या जब तक वे 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते जो पहले हो, है ना। 6 वर्ष या 70 वर्ष, 10 वर्ष या फिर वो 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। पीछे एक्सप्लेनेशन में हमने ये भी आपको बता दिया है ना। पीछे एक्सप्लेनेशन में ये भी बता दिया है कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है भाई? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल होता है। चाहे वो यूपीएससी के, चाहे वो यूपीएससी के अध्यक्ष हों, है ना, या फिर अन्य सदस्य हों, उनका भी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। या फिर आप कहेंगे यहीं पे अगर आप देखें, चाहे आप यूपीएससी कह लें, यूपीएससी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूपीएससी के अलावा हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश की बात करें, वहाँ पर क्या कि सेवानिवृत्त की आयु, तो कार्यकाल तो कोई निश्चित है नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। अगर सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की बात करोगे तो वो 65 वर्ष है। अगर हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की बात करोगे तो वो 62 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे उनकी जो सेवानिवृत्ति कार्यकाल होगा वो कितना? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर आप सीएजी की बात करोगे, सीओजी का भी एक जो है आप देखेंगे एक क्या कि डिफाइन एक टर्म है, कितना होता है भाई? वो 6 वर्ष का होता है ना, 6 ईयर का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला है कि चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? नंदन नीलेकर्ण समिति, है ना, नंदन नीलकंठ समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, या फिर आबिद हुसैन कमेटी, या फिर अजीत कुमार समिति। तो दिनेश जो गोस्वामी कमेटी है इसका संबंध किससे है? तो इलेक्शन में रिफॉर्म से है। इलेक्शन में रिफॉर्म से कई सारी कमेटी यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी, जैसे कि तारकुंडे कमेटी है ना, जैसे कि आप देखेंगे तारकुंडे कमेटी है, और क्या कहते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति हो गई, है ना, इंद्रजीत गुप्ता समिति हो गई, कौन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति हो गई। इन सभी का संबंध किससे है? तो आप देखेंगे चुनाव सुधार से जो है इन सभी समितियों का यहाँ पर संबंध हो जाता है ना। इन सभी का संबंध किससे है? तो आप देखेंगे कि चुनाव सुधार से जो है इनका यहाँ पर संबंध है। अगर इनके समय की बात की जाएगी तो अलग अलग समय पर जो रिफॉर्म के लिए, क्योंकि ये सब रिफॉर्म जो एक दिन के तो होते नहीं है, बहुत सारा समय लग जाता है ना इनके रिफॉर्म होने में। तो अगर हम यहाँ बात करें जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति ये कब गठित हुई, ठीक है, तारकुंडे कमेटी, ये बहुत बार पूछा गया है कि बताओ कि निम्न में से किस समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से। मान लो यहाँ पे तारकुंडे पूछ लिया, है ना, कौन सी तारकुंडे तो पूछा है, नहीं, दिनेश गोस्वामी, है ना, इसका विकल्प तो बी है, दिनेश गोस्वामी हो जाएगा। मान लो आपसे तारकुंडे पूछ सकते थे, या फिर आपसे कौन सी पूछ सकते थे, आपसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी पूछ सकते थे ना। तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए नहीं, कौन सी कमेटी जो है वो कब गठित हो रही है ना, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कब गठित हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दिनेश गोस्ट, अच्छा एक इनको बताते हैं क्रम से, है ना, तारकुंडे कमेटी, भारत क्या क्या कहेंगे, चुनाव सुधार समितियां, चुनाव सुधार, चुनाव सुधार संबंधी समितियां, चुनाव सुधार संबंधी समितियां, ठीक है। उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी हो जाएगी, एक तो एक हम लेके चलेंगे भाई तारकुंडे कमेटी, तारकुंडे, तारकुंडे समिति, है ना, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। कब गठित होती है? 1975 में, ठीक है। दूसरी यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी हो जाएगी, दूसरी हम देखेंगे यहाँ पर, दूसरी हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश, जिसके पीछे प्रश्न बना है अभी आपने देखा, दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधार से ही संबंधित है ना। दिनेश गोस्वामी समिति, इसका जो समय है, इसका जो समय है, इसने कुछ सिफारिशें भी की हैं, 1990 माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे भाई कौन सी है हमारी, फिर नेक्स्ट हमारी हो जाएगी कौन सी, तो आप कहेंगे दिनेश गोस्वामी तारकुंडे कमेटी हो गई। इसके बाद आ जाती है हमारी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इंद्रजीत, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति कब फ्रेम हुई थी? समय भी आपको याद रखना है, 1998 में। कैसे पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं कि चुनाव सुधार संबंधी तारकुंडे समिति ने अपनी रिपोर्ट या फिर कब गठित हुई थी? तो 1975 में, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार से है। कब गठित हुई थी? तो 1990 में गठित हुई थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये कब बनी थी? तो 1998 बनी थी। इनके कुछ, वैसे तो बहुत सारी रिफॉर्म है, कुछ माने जाते हैं भाई, सिफारिशें जो रिकमेंडेशन होती है समितियों की वो बहुत सारी होती हैं। उनमें से जो एग्जीक्यूटिव तत्कालीन होती है वो कुछ मानती है सिफारिशें, कुछ नहीं मानती। जहां पे लगता है कि नहीं मान, वहां मानने योग्य है वो मानी जाती है। जहां पे लगता है इनको नहीं माना जाना चाहिए, टाल देना चाहिए, वहां पे क्या हुआ, टाल दी जाती है। जैसे कि तारकुंडे समिति की जो सिफारिश है, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर आप देखेंगे कि जो मतदान की आयु वो घटा दी गई थी ना, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर, है ना। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही क्या हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां जो संविधान संशोधन है ना, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ था, माना जाता है ऐसा कि ये 1989 के आसपास हुआ था ना, सॉरी हाँ 1989, 1989 88 कहीं कहीं मिलता है, वहां पर माना जाता है। इसके आधार पर क्या हुआ था कि मतदान की आयु घटा करके, मतदान की आयु, सिफारिश क्या की थी इसने कि मतदान की आयु घटाकर, मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, 18 वर्ष कर दी जाए।
पहले कितनी थी 21 वर्ष। तो इसी के आधार पर किया जाता है कौन सा 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद आप देखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी जो समिति है इसकी सिफारिश पर क्या होता है, इसकी सिफारिश पर आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो बूथ कैप्चरिंग से निपटने के लिए आप देखेंगे गांवों में क्या हो जाती थी, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी ना। तो उन चीजों से निपटने के लिए जो है एक कमेटी की स्थापना की गई 1990 में। कौन सी, तो दिनेश गोस्वामी समिति। तो उसमें क्या हो जाता है, एक बार बूथ कैप्चरिंग मान लो हुआ भी, लोगों के हाथ में एक ही डिब्बा चला गया, मान लो थोड़ी सी बूथ कैप्चरिंग हो गई, मतदान करने वाली एक ही पेटी चली गई, तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाता था। पूरा सिस्टम बेकार हो गया, किन लोगों ने मतदान किया, किन लोगों ने किस डिब्बे में मतदान किया, है ना भाई। 3 डिब्बे 3-4 डिब्बे रखे हैं, कहाँ पे किसने कर दिया है। ईवीएम है, अभी सब लोगों को मतदान उसमें है, एक ही पूरा मैकेनिज्म कहाँ पे, एक ही मशीन पे, सिर्फ उसी को सुरक्षा देनी है ना। तो इन्होंने क्या सी रिकमेंडेशन किया था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आओ। तो आप देखेंगे कि दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई थी। और फोटो वाला पहचान पत्र आया था। कौन सा, फोटो वाला पहचान पत्र, फोटो वाली वोटर आईडी, फोटो वाली वोटर आईडी। पहले फोटो नहीं होती थी, तो एक ही व्यक्ति कई बार मतदान करता था। तो फोटो वाली जो है आप देखेंगे वोटर आईडी जो है वो किसकी सिफारिश पर आता है, तो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर आता है ना। अब देखेंगे यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता समिति की, इनकी बहुत सारी समितियां थी, रेवेन्यू से रिलेटेड थी, कुछ मानी गई कुछ नहीं मानी गई, ठीक है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति को आपको ध्यान रखना, सबसे जो महत्वपूर्ण होती है वो कौन सी है, तो दिनेश गोस्वामी समिति। न जाने कितने बार एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ना। तो आप यहाँ पर ये चीज याद कर सकते हैं ना। ये सारे यहाँ पर फैक्टर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़े यहाँ से, है ना। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। 74 में कौन सा जोड़ा गया था, तो आपको पता ऑब्वियस सी बात है कि 12वां भाग जोड़ा गया था ना। 12वां जो भाग है, यानी कि जो 12 आपकी नहीं भाग पूछ रहे हैं हमसे, भाग पूछ रहे हैं ना। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 9A जोड़ा गया। 12वीं सूची होगी और भाग 9A होगा, है ना। तो विकल्प जो ए है वो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगर 9 भी पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, 97 संविधान संशोधन द्वारा, सब बता चुके हैं आपको 2011 में। अगला है जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता का क्या, ये भी बता चुके हैं। अगर आपको पता है तो बहुत सही है। अगर जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहां पर है, जीएसटी काउंसिल का अगर उल्लेख बात करोगे, है ना, जीएसटी जो काउंसिल है आपकी, है ना, इसका उल्लेख कहां पर है, तो आप कहेंगे इसका जो उल्लेख है जीएसटी काउंसिल का कहां पर है, तो वो है भाई अनुच्छेद 279A में, 279A में, ठीक है। कोई भी फैसला अगर है, डिसीजन की अगर बात करोगे तो कोई भी डिसीजन तभी होगा, कब होगा, जब उसमें 3/4 मतदान होंगे। किसी भी डिसीजन के पक्ष में जब 3/4 मतदान होगा तभी वो डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। इसमें अगर वोटिंग हम बात करें, ये भी हालांकि हम बता चुके हैं आपको, इसमें अगर वोटिंग की बात कर लें, अगर हम यहाँ पर वोटिंग की बात कर लें तो केंद्र के पास कितनी है, केंद्र के पास है 1/3, 1/3 वोटिंग किसके पास है, तो केंद्र सरकार के सदस्यों के पास है वोटिंग का राइट है ना। 1/3 वोटिंग का राइट है। और उसके बाद कितना बचा है अभी, तो आप कहेंगे 2/3। तो जो 2/3 वोटिंग का राइट है, 2/3 वोटिंग का जो राइट है, 2/3 वोटिंग राइट किसके पास है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास है ना। स्टेट जो इसके सदस्य हैं, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज के पास कितनी है, तो 2/3 वोटिंग का राइट है। कोई भी डिसीजन है तो 3/4 के बहुमत से होना चाहिए। पहले इसमें 4 स्लैब थी, कौन कौन सी, 5, 12, 18, 28। वर्तमान में अभी इसकी कौन सी 56वीं बैठक होती है, अभी ये लेटेस्ट है ना, 56वीं बैठक होती है। और उसमें डिसीजन क्या लिया कि केवल 2 स्लैब होंगी, है ना, केवल 2 स्लैब। कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी 12% की, और एक होगी भाई यहाँ पर 18% की, ठीक है।
एक होगी 12% की, एक होगी 18% की। जिसमें पहले 5% थी उन पे लगभग कुछ को नील कर दिया गया, जिन पे 5% पहले जीएसटी पड़ती थी उनको उठाकर क्या कर दिया गया, बिल्कुल नील, उनमें जीएसटी ही अब नहीं पड़ेगी। बहुत सारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर जीएसटी खत्म कर दी गई। जो 18% वाले जिनमें स्लैब था उनको कहाँ पर ले आया गया, उनको ले आया गया 12% पर, ठीक है, जो 18% वाली थी। और जो 28% वाली थी उनको लाया गया 18%। तो काफी चीजें सस्ती होंगी। और 22 सितंबर 2025 से ये जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो आपके मादक पदार्थ हैं उनको कहाँ पे रखा गया, 40% का एक स्पेशल स्लैब बना दिया गया। तो बीड़ी सिगरेट वगैरह सब वो 40% पे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनमें जीएसटी पड़ेगा। उनका जो रेट है वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महंगा होगा, है ना। तो ये पूरी जीएसटी काउंसिल थी। हमने आपको आर्टिकल बता दिया कि 279A। अगर हम यहाँ पर चेयरमैन की बात कर लें, अगर चेयरमैन कौन होगा, अगर हम जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन की बात कर लें तो कौन होता है, तो एक्स ऑफिशियो फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो ऑफिशियो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष आप कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव होता है, अपने ही में से जो है एक सदस्य का चुनाव हो जाता है, अपने ही सदस्यों में से जो है एक सदस्य का चुनाव जो है यहाँ पर समय समय पर होता है ना, ये चीज है। चलो अच्छा, चलो आगे अच्छा बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसका उत्तर तो हो गया ना, हाँ। तो केंद्र के पास कितना है, अब आप बताने में प्रश्न का उत्तर सक्षम है 1/3। 1/3 वोटिंग राइट है वो किसके पास है, तो केंद्र के पास है। कुल मतों का 3/4 किसके पास, 3/4 तो किसी के पास नहीं, 2/3 होगा। 3/4 से तो कोई डिसीजन जो है माना जाएगा। अगर कोई डिसीजन लेना है तो 3/4 उसमें वोट पड़ने चाहिए, है ना। और 2 मतों, ये 2/3 ये किसके पास है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास इतना राइट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, तो देश में एकता और अखंडता को बरकरार करने के लिए क्षेत्रवाद, समाजवाद, है ना, क्षेत्र समाजवाद नहीं, समाजवाद तो एक पॉजिटिव वे है, हालांकि क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सभी चीजों से ऊपर उठने के लिए क्या हुई थी, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी। इसकी पहली बैठक जो है 1962 में हुई थी, ठीक है। पहली बैठक कब होती है, तो 1962 में। अभी तक आखिरी बैठक कब हुई थी, एक आप देखेंगे ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक कोई निकाय है, सिर्फ ऐसे हो जाती है। आखिरी बैठक कब हुई है, तो आखिरी बैठक 2013 में हुई है। अभी तक कुल 16 बैठकें हुई हैं, कुल 16 जो इसमें बैठक हुई है। इसका जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है किसका, इसी का क्या कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय एकता परिषद का कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम जो मिनिस्टर होता है वही इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ना। अभी तक कुल 16 बैठकें हुई है। पहली बैठक कब हुई थी, 1962 में, है ना। इसकी अध्यक्षता कब की थी, किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पहली जो है बैठक की अध्यक्षता की थी, कौन, पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब हुई थी, 1962 में, है ना। क्षेत्रवाद, जो भाषावाद, इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। चलो विकल्प डी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, मातृत्व प्रदान करने का भाई निर्देश देता है, कौन सा आर्टिकल हमसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2017 में जो है क्या होता है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम जो कि कब का है, 1961, उसको संशोधित किया जाता है। सबसे पहले तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मातृत्व लाभ अधिनियम कब का है, मातृत्व लाभ अधिनियम कब का है, तो 1961 का है, 1961 का है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1961 का है कौन सा, मातृत्व लाभ अधिनियम, ठीक है। ये किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, अगर हम अनुच्छेद की बात कर रहे हैं भाई, आपके जो डीपीएसपी वही तो कहते हैं एक वेलफेयर हमें स्टेट का निर्माण करना है, तो उसका जो आर्टिकल 42 है उसके तहत आप देखेंगे क्या कि मातृत्व
प्रदान किया जाता है, मातृत्व का लाभ यानी कि शावेतन अवकाश दिया जाता है, शावेतन अवकाश दिया जाता है। तो हो सकता है जो ये पारित किया गया हो ये कहीं ना कहीं प्रेरित रहा हो आर्टिकल 42 से, ठीक है। इसके तहत जो ये 1961 में, इसमें आप देखेंगे कि जो है क्या 12 सप्ताह का शावेतन अवकाश दिया जाता था, 12 सप्ताह का शावेतन अवकाश, ठीक है, सवेतन अवकाश। अभी इसमें 2017 में संशोधन होता है, 2017 में इस अधिनियम में संशोधन होता है। संशोधन के बाद क्या होता है, संशोधन के बाद अब कितना अवकाश हो गया है, 2 बच्चों तक का जो अवकाश है संशोधन हुआ। अब क्या होता है कि 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चे अगर किसी महिला के होते हैं, ठीक है, और महिला किसी संगठन से जुड़ी हो, चाहे वो क्या कहते हैं संगठित क्षेत्र से हो या फिर असंगठित क्षेत्र से हो, अगर 10 से अधिक महिलाएं उस संगठन में काम कर रही हैं तो क्या होगा, अगर सरकारी कर्मचारी चाहे प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट में हालांकि आप देखेंगे उतना प्रैक्टिकल अभी ये चीजें हैं नहीं, है ना, वो सीधा धमकी दे देंगे, नौकरी से बाहर कर देंगे, काम में आने पड़े, घर में बैठो। तो मतलब ऐसा कोई जाता भी नहीं, कोर्ट केस करे किसी संस्थान पे, सारी चीजें होती भी नहीं। हालांकि सरकारी में अगर अब देखा जाए तो 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह का, 26 सप्ताह और 26 सप्ताह मिलेगा। अब देखो 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं, 26 सप्ताह का मतलब कितना हो गया, 6 महीने या फिर 6 महीने का अवकाश है शावेतन, शावेतन। और अगर आपको तीसरा बच्चा होता है ना, तीसरा बच्चा होता है तब आपको क्या मिलेगा, 12 सप्ताह का वेतन, 12 सप्ताह का अवकाश कर दिया जाएगा। सिर्फ 2 बच्चों के लिए ये आपका जो है कितना चलता है, 6 महीने का ना, 2 बच्चों के लिए। अगर तीसरा बच्चा आपको होता है तब कितना मिलेगा, 12 सप्ताह का अवकाश, 12 सप्ताह का अवकाश आपको दिया जाएगा। ये संशोधन किया गया किसमें, इसी जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में है इसके द्वारा, ठीक। ये आया कॉन्सेप्ट कहाँ से, तो आपके देखेंगे जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो फिलोसॉफी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, COI यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 36 से लेकर के जो 51 तक दिए हुए, उसमें जो आर्टिकल 42 है वो कहता है कि काम की ऐसी परिस्थितियां जो हर व्यक्ति के लिए, बुजुर्ग के लिए हैं, महिला के लिए, यानी कि जेंडर इक्वलिटी इसमें, अब पुरुष और महिलाओं के लिए अगर आपको शौचालय निर्माण करना है तो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, है ना। अगर टॉयलेट बनाने हैं तो वो आप देखेंगे महिलाओं के अकॉर्डिंग हो, पुरुषों के अकॉर्डिंग, यानी संस्थान में बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जहां पर आप देखेंगे कि, या फिर गांवों में स्कूल होते हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट होते ही नहीं, भाई लड़कों के लिए ठीक है ना, लड़कियों के लिए होते। तो ऐसी जगह हमारे ऐसे संस्थानों का निर्माण करना जो हर समूह के वर्गों को लेकर चले। विकलांग लोग हैं तो उनके लिए रैंप होने चाहिए, अगर रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म पर जाना है तो सिर्फ सीढ़ियां ही कर दोगे क्या, सीढ़ियां कर दोगे, मतलब ऐसे जितने भी हमारे सार्वजनिक इंस्टीट्यूट हैं या फिर सरकारी जो जगह हैं वहां पर ऐसा कि विकलांग व्यक्ति भी आ सके। अगर विकलांग व्यक्ति को जाना उसके लिए रैंप होना, रैंप होगा तो ज़्यादा बेहतर, तो उसके लिए आसानी होगी, है ना, ताकि उसमें जो व्हील चेयर है वो भी आसानी से जा सके। तो हमें ऐसे जो है क्या करना है कि इंस्टीट्यूट का निर्माण करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक और प्रावधान किया गया, अगर किसी इंस्टीट्यूट में क्या है 50 से ज़्यादा महिलाएं हैं, अगर किसी इंस्टीट्यूट में 50 से अधिक महिलाएं हैं तो वहां पर क्या करना होगा, क्रेच का निर्माण करना होगा। क्रेच, क्रेच क्या होता है, क्रेच क्या होता है, क्रेच की उसी इंस्टीट्यूट में एक छोटा सा स्थान होगा जहां पे बच्चों का पालन पोषण हो सकता है। पालन पोषण का दुग्धपान, स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट जो है फीडिंग हो सकती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग वहां पर जो महिलाएं जाकर के अपने बच्चों को एकांत समय में करा सकती हैं। और इसमें यह भी प्रावधान है कि आपको ये करने के लिए, मतलब ये ना करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, वो मना नहीं करेगा कि नहीं आपको बार बार नहीं जाना है, ठीक। स्तनपान आप करा सकती हैं अपने बच्चे को, ठीक है। अगर 50 से अधिक किसी इंस्टीट्यूट में महिलाएं हैं तो वहां पर क्रेच होना आवश्यक है। ये इसी में प्रावधान किया गया ताकि जो बच्चे महिलाएं हैं जो अपने शिशु के साथ अपने काम पर आई हैं तो अपने बच्चे को क्या ब्रेस्ट फीडिंग बार बार वो करा सके। हालांकि अभी भी देखेंगे प्रैक्टिकल नहीं है, ये इस कानून में प्रावधान किया गया है। जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है उसमें जब कब यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है तो आप देखेंगे 2017 में जो है यहाँ पर संशोधन किया जाता है, ठीक है। पहले कितना था, 12 सप्ताह का था, अभी 2 बच्चों के लिए क्या है 26 सप्ताह तक मिलेगा और तीसरे बच्चे में यहाँ पर देखेंगे कि 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है। और यह प्रेरित कहाँ है, कहीं ना कहीं आर्टिकल जो 42 है वहां से ये प्रेरित है। समान की जो है काम के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना, ठीक है। तो विकल्प जो DC है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है ज्ञान सर
एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है, हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2,499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा, ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2,499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक है। जो हमारा कंटेंट होता है, आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला, वैसे भर भर के नहीं कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 का रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर? तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बाइलिंगुअल है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी, ठीक है। 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई, ठीक है। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो समान कार्य के लिए हमने तो वहां बता रहे थे, मुंह से बेशक निकल गया गलती से। वहां पर क्या था कि काम के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना, समान कार्य के लिए समान वेतन आपको कहता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। चलो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? कौन सी सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? केवल भारत की संसद और राज्य विधानमंडल, यानी कि क्या ये समवर्ती सूची का विषय है कौन सी सहकारी समितियां, या फिर केवल ये क्या कहते हैं भारत की संसद के विषय है, या फिर केवल राज्य? तो ये जो है राज्य विधानमंडल के अधीन आती है और इनमें राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है। तो आपका जो विकल्प सी है वो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? किसका? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी पूरी तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारण करता है। जैसे ही सरकार अपने पद से इस्तीफा देती है, महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे दूसरी सरकार आएगी वो 101% हटा देगी, वो 101% हटा देगी। क्योंकि आप जो वकील हैं, जो आप विधि अधिकारी हैं, आप अपनी सरकार के हैं जो वर्तमान में कार्यरत है, वो इस्तीफा देगी तो वो नई सरकार आएगी, उसका आप तालमेल नहीं बैठने वाला है, क्योंकि वो उसके आइडियोलॉजी अलग होगी। तो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इसके जो वेतन भत्ते होते हैं ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही डिसाइड करते हैं। हालांकि ये कैसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई ये नहीं कि ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट हो ना, ये कैसी है? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि आर्टिकल है 76 इसको डेडिकेटेड है। अगला यहां पर देखेंगे, कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल। आर्टिकल, ये सारी चीजें हम पीछे जो है डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 177 कहता है, 177 कहता है कि जो एडवोकेट जनरल होगा
वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन पे जो है बैठ सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहता है आपका आर्टिकल 177। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है? राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य के महाधिवक्ता की। तो जो विकल्प ए है वो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो आपको पता है ये शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। तो ये बात करता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है ना। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है उसकी बात करता है आर्टिकल 30, है ना। ये चीज हो गई। इसके बाद धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 26 आपका है ना। ये चीज है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले 404 सदस्य होते थे, 403 प्लस एक हटा दिया गया। तो निर्वाचित यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं? 403, 403 होते हैं। विकल्प जो ए है वो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं? तो आपातकालीन प्रावधान काम शामिल कहाँ है? तो आप कहेंगे भाग 18 में, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक क्या है? तो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? भाग आपका 18। तो जो विकल्प डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना, यहाँ पर विकल्प डी। अगर भाग 20 की बात करोगे तो यहाँ पर क्या है? तो भाग जो 20 आपका हो जाएगा उसमें क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले प्रोविजन है ना, अमेंडमेंट के प्रोविजन है, अमेंडमेंट है। और ये कौन सा है आपका? भाग 15 है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में इलेक्शन कमीशन है ना। भाग 15 में क्या है आपका? इलेक्शन कमीशन। और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? भाग 12, वो जो राज्य वित्त वाला, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 सब क्लॉज फर्स्ट की सामग्री को संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसमें रखा गया है? तो ये आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को का मूल अधिकार से हटा करके जो लीगल राइट बनाया गया है वो किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही तो बनाया गया है। तो विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। कहाँ पे रखा गया? 300 ए में। 300 ए में भाग कौन सा है? तो आप कहेंगे संविधान का भाग ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई? 12, संविधान का भाग 12। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस पर लागू नहीं होता है? तो आपके जो निजी, जो प्राइवेट अथॉरिटी है भाई, वहां पे थोड़ा नहीं लागू होगा। ये सिर्फ जो सरकारी अथॉरिटी है, वो मांगोगे कि कोई प्राइवेट संस्थान है वहां बताओ कि जानकारी कितना है, वहां कितना रेवेन्यू जनरेट होता है साल का, तो ये थोड़ा बता दिया जाएगा आपको। भाई प्राइवेट संस्थान में क्यों आपको जानकारी दी जाएगी? आप पूछें कि बताओ भाई ये सोने की दुकान है और इसमें कितने सोने के हार हैं, कितने ज्वेलरी यहाँ पे रखी है ना, तो ये कोई जानकारी क्यों दी जाएगी? तो जो प्राइवेट अथॉरिटीज हैं वहां पे जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बाकी सभी जगह पे, चाहे वो आपकी पब्लिक अथॉरिटीज हो, चाहे आपके देखेंगे अदर अथॉरिटीज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर फंड दे रही है, अदर अथॉरिटीज फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी संस्थान में फंड कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है किसी संस्थान में, तो आपको वहां पर जानने का पूरा जो है अधिकार है। लेकिन जो आपके प्राइवेट अथॉरिटी, वहां पर आपका राइट किसी भी तरीके से नहीं है। कह रहे हैं भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित कराता है? तो आप कहेंगे कि जनगणना संचालन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जानना चाहें तो हमारे यहाँ पर जो सेंसस होती है, उसके लिए जो उत्तरदायी आपका अधिनियम लाया गया था, कौन सा? जनगणना अधिनियम, जनगणना अधिनियम, जनगणना अधिनियम 1948। इसके द्वारा जो हमारे यहाँ पर जो है प्रति 10 वर्षों में जनगणना की जाती है, जनगणना की जाती है। ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है,
लेकिन नियमित जनगणना की प्रत्येक जो है 10 वर्षों के अंतराल में होगी, वो कब हुई थी? तो 1881 शुरू हो गई थी कि प्रति 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होगी। तब से 1891 में हुई, फिर 2000 1891 1901 में हुई, फिर 1911 में हुई, फिर 1921 में हुई, फिर 1931 में, फिर 1941 में, फिर 1951 में। मतलब कंटिन्यू तब चल रही थी ना, बिना किसी कारण की जो है उधर उधर से। ये होती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड रिपन के शासन काल से, है ना। ये चीज हो गई कब से? 1881 से। अभी जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना, ये कैसी जनगणना है? तो आप कहेंगे ये है 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी, है ना। ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी वाली? 2011 की जो जनगणना हुई है ये 15वीं जनगणना है। अगर बात कर लें कि आज़ादी के बाद किस क्रम की जनगणना है, तो आप देखो 51 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई और 91 में हुई, फिर 2001 में हुई और 2011 में। तो आज़ादी के बाद जो है 2011 की जो जनगणना है, आज़ाद स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद की, जब आपका एग्जाम होगा तब तक 2027 में होने वाली है, उसके आंकड़े नहीं आएंगे, तो डेटा आपको यही याद रखना होगा। स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना काउंट भी कर लेना वहां पर, है ना। कौन सी हो जाएगी? 7वीं जनगणना है। जातीय जनगणना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1931 में जो है वो जातीय जनगणना हुई थी। आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है ना। अगर पूछ लें यहीं पर, अगर यहीं पर ये पूछ लें कि भाई जो जनगणना है, जो ये आप जनगणना यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर आप ये जनगणना देख रहे हैं, ये किस सूची का विषय है? कई बार एग्जाम में आया है। जो जनगणना है, जनगणना, ये जो जनगणना है भाई, ये जो है संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और कौन सी प्रविष्टि मिली है? अगर स्पेशल प्रविष्टि पूछ ले कि संघ सूची में कौन सी प्रविष्टि है, तो आप कहेंगे इसको मिली है भाई प्रविष्टि। जो प्रविष्टि आपकी 69 है, वहां पर जनगणना का उल्लेख है। मतलब क्रम भी कभी कभी पूछ लेते हैं एक कदम जाके, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी क्या पूछ लेते हैं? प्रविष्टि की, भाई किस प्रविष्टि में, है ना। ये संघ सूची का विषय है, कौन डिसाइड करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल, अनुच्छेद 246 डिसाइड करता है, क्योंकि 246 में ही तो सूचियों का विभाजन है, शक्ति का पृथक्करण किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम जनगणना के इतिहास पे नजर डालें, तो आप देखेंगे ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं ऐसे जो है साक्ष्य मिलते हैं कि जो है सेंसस हुई थी। फिर आप देखेंगे जो मौर्य काल में जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र होता है, उसमें भी सेंसस के कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी लाइनें। फिर आप देखेंगे जो अकबर की आईने अकबरी है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं सेंसस के, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स जिनको हमने यहाँ पे कवर कराया है। और जो जनगणना आयुक्त, जो जनगणना आयुक्त होता है, वो इसकी काउंटिंग के लिए क्या होता है, क्या कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और किस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के अधीन है। जनगणना जो होती है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है। तो हमसे मंत्रालय ही तो प्रश्न का उत्तर पूछा था, लेकिन हमने आपको बाकी चीजें भी बता दी। कुछ आपके लिए आज कुछ आप पहले से जानते रहे होंगे, कुछ आपको इसमें अभी जानकारी हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो होम मिनिस्ट्री जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर अगला प्रश्न है, कहे निम्नलिखित में से किसने विधि शासन यानी कि कानून के शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? कानून के शासन की थोड़ा सा इसमें भी डिटेल में हम जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है ना। इसमें भी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। कानून का शासन, हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 13 है वो यही कहता है कि देश में कानून का यानी कि विधि का शासन होना चाहिए। क्या कहता है? कि विधि का शासन होना चाहिए भाई। कौन सा कहता है? तो आप कहेंगे ये कहता है कि ये कहता है आपका कौन सा, ये कहता है आपका आर्टिकल 13 कि विधि का शासन होना चाहिए। और विधि का शासन का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो विधि के शासन का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से भाई लिया है? तो विधि के शासन के कॉन्सेप्ट हमने लिया है कहाँ? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमने ये लिया है, ठीक है। वहां पर एक हुए हैं राजा जेम्स फर्स्ट,
उनके समय में आते हैं एक एडवर्ड कोक। वो कहते हैं कि पूरी जनता में एक ऐसा कानून बने, मतलब सोचो जेम्स प्रथम का समय कब था। वो कहते हैं कि कोई ऐसा कानून बने जो सभी लोगों के लिए एक सा हो, सभी लोगों के लिए एक समान हो। तो पहली बात, कोई ऐसा नियम, क्योंकि राजा होता था, जमींदार होते थे, जमींदारों के लिए जो दृष्टिकोण होता था वो अलग होता था। जो राजा होते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए जो कानून के नियम थे वो अलग थे। जो सबसे दलित वर्ग थे, अगर इंडिया में नहीं कहीं पूरे कंट्री, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में यही नियम था। लोग ऐसे ही हमें बदनाम करें कि नहीं हमारे यहाँ ऐसी चीजें नहीं, पूरी दुनिया में। रीजन सी बात है भाई, जो अभी भी देखो आप, जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो क्या हमारे तरीके से जीवन जी रहे हैं क्या? नेचुरल है कि भाई वो मुख्य विकास से जुड़ी हुई नहीं है, उनके हालांकि कानून भी उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं। तो कहने का मतलब ये सोचो कि जो जेम्स इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैक्ट ही में ही हमारा अभी एग्जाम होने वाला है। फैक्ट बेस ही होता है कि जेम्स के प्रथम के समय में एक कानूनवेत्ता हुए, एक न्यायाधीश हुए वहां के, एडवर्ड कोक, ब्रिटेन में। सोचो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा लॉ हो जो सभी के लिए बराबर हो, है ना, या फिर लॉ का यानी कि कानून का शासन हो जो सभी के लिए बराबर हो, ऐसा नहीं सभी के लिए अलग 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 चीजें हो। फिर उन्हीं के एक शिष्य यानी कुछ वर्षों के बाद कौन हुए हैं? इनका नाम था क्या? एवी डायसी। इनका नाम क्या था? एवी डायसी। इनकी पुस्तक आती है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकाशित होती है 1885 में। उन्होंने बस सिर्फ ऐसे ही एक मतलब कि हस्तक्षेप किया था, या फिर ऐसा वाक्य रखा था जिसको काफी वहां पर आप देखेंगे चर्चा का विषय बन गया था, है ना। कौन? एडवर्ड कोक का वो था। फिर उसके बाद समय बीतता है, 1885 में एक बुक आती है एवी डैशी की, नाम होता है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने खुल करके जो है विधि के शासन की जो है वकालत की थी। किसके? विधि के शासन की वकालत की थी। और उन्होंने अपनी पुस्तक में 3 सिद्धांत दिए थे। तो पहली बात तो यही पूछ लेते हैं कि द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसकी है? तो आपको मालूम होना चाहिए एवी डायसी की है। कब प्रकाशित होती है? तो 1885 में होती है। अगर पूछ लिया जाए कि द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किस पे बेस्ड है, तो विधि के शासन पे, कानून के शासन पर आधारित है। बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए, है ना। ये सारे यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो 3 कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? वो सिद्धांत आपके होते हैं विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, और विधिक भावना होनी चाहिए। विधिक भावना की प्रधानता होनी चाहिए। विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, विधि के समक्ष क्षमता होनी चाहिए, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, और विधिक भावना की प्रधानता। अब इसको हम यहां पर देखते हैं, है ना। विधि का शासन, ये कॉन्सेप्ट निकल के, विधि का शासन मतलब कानून का शासन, पुलिस कार्यवाही नहीं, विधि का शासन होना चाहिए। चाहे राजा हो या फिर रंक हो, सभी के लिए समान दंड का प्रावधान होना चाहिए। सभी के लिए एक सा कानून, कोई बड़ा छोटा नहीं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, है ना, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, विधि का शासन होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है? जेम्स प्रथम के समय में, जेम्स प्रथम के समय न्यायाधीश न्यायाधीश कौन न्यायाधीश? न्यायाधीश एडवर्ड कोक, एडवर्ड कोक के द्वारा जो है कानून के शासन की वकालत की जाती है। कानून के शासन की वकालत की जाती है। वकालत की जाती है ना, की जाती है। इसके बाद क्या होता है? यहां पे वकालत की पहली बार, यही बहुत बड़ी बात थी, नहीं कोई मानने के तैयार होता था। कहीं कोई मानने के लिए तैयार था कि राजा को के लिए जो कानून नियम होंगे वही प्रजा के लिए होंगे? कोई मानने के लिए तैयार था? तब ये बोलते हैं भाई साहब एडवर्ड कोक कि कोई ऐसा नियम हो जो सबके लिए बराबर हो, यानी कि कानून का शासन हो। इसके बाद समय बीतता है और आते हैं हमारे कौन? आते हैं भाई एवी डायसी। एवी डायसी, इनकी पुस्तक आती है। एवी डायर की अलग है, फिर मैं बता रहा हूं, डायर की द्वैध शासन संबंधित है, यहाँ पे कानून के शासन की बात की जा रही है। आते हैं एवी डायसी, इनकी पुस्तक पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम पहले बताओ क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉ एंड
द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रकाशित होती है, कब प्रकाशित होती है? तो आप कहेंगे प्रकाशित होती है, प्रकाशित होती है 1885 में। सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब प्रकाशित होती है 1885, 1885, ठीक है। इसमें विधि के शासन के 3 सिद्धांत दिए जाते हैं। इस पुस्तक में विधि के शासन के 3 सिद्धांत, विधि के शासन के, विधि के शासन के 3 सिद्धांत, तीन सिद्धांत यहां पर दिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 3 से सिद्धांत? कौन कौन से हैं? तो अभी हमने आपको बताया, पहली बात तो विधि की सर्वोच्चता, विधि की यानी कि कानून सर्वोच्च होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी कोई राजा वगैरह उसके ऊपर नहीं है भाई। विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए। 3 सिद्धांत पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है भाई कि जो ये एवी डायसी हुए हैं, इनकी जो पुस्तक है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें विधि के कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत है। विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता, है ना, विधि के समक्ष क्षमता, और क्या है? और क्या है भाई? और क्या है? इसमें आप कहोगे कि विधि के समक्ष क्षमता, विधि की सर्वोच्चता, विधि के शासन के, विधि के शासन के 3 सिद्धांत हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि विधिक भावना की प्रधानता, विधिक भावना की प्रधानता, विधिक भावना की प्रधानता, है ना, विधिक भावना की प्रधानता। ये 3 सिद्धांत हैं जो कि एवी डायसी की पुस्तक का नाम है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें दिए गए हैं, जो कि प्रकाशित होती है कब? 1885 में। शुरुआत यहां से होती है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें, पूछा ही गया आपके एग्जाम में, पूछा ही गया कि विधि के शासन किसने दिया है। भारत में अगर हम बात कर लें, इंडिया की बात करोगे तो जो आपका फंडामेंटल राइट है उसमें जो आर्टिकल आपका 13 है, जो आर्टिकल 13 है, विधि के शासन की बात करता है। विधि के यानी कि कानून के शासन की बात करता है। विधि के शासन की बात करता है। विधि के शासन की बात करता है कौन सा? आपके संविधान का आर्टिकल 13। चीजें यहां तक क्लियर होनी चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एवी डायसी, एवी डायसी। अब ये जो मैक्स वेबर वगैरह है तो फिजिक्स से रिलेटेड है, साइंस के यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिया है ना, ये तो सब उससे रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं गन्ने का उचित, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित होता है? फिर इसको समझते हैं, डिटेल में ही समझना पड़ेगा, डिटेल में ही समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो कुल 23 कमोडिटी ऐसी है जिनके लिए जारी होता है ना। जो हमारे यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। अब ये आप कहेंगे हमसे कि सर गन्ने के लिए तो एफआरपी जारी होता है, तो है ना कहीं ना कहीं वो भी मिनिमम सपोर्ट ही प्राइस, एमएसपी ही तो है सपोर्ट प्राइस। हालांकि दोनों में डिफरेंस तो हम यहाँ पर समझेंगे, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टोटल कितनी कमोडिटी हैं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर टोटल 23 कमोडिटी हैं। इनको अगर हम डिवाइड करें, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्राइटेरिया पूछ लेते हैं, क्राइटेरिया पूछ लेते हैं, उनके लिए भी हमें तैयार रहना है। क्राइटेरिया पूछते हैं कि कितनी खाद्यान्य फसलें हैं, कितनी हमारी तिलहन फसलें हैं, कितनी हमारी दालें हैं, और कितनी हमारी जो है नगदी फसलें हैं, उनकी वो भी पूछ लेते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर बात करें हम तो आपकी जो है यहाँ पर 7 खाद्यान्य फसलें हैं जिनके लिए हम एमएसपी जारी होता है, खाद्यान्य वाली है। और उसके बाद आप देखेंगे 7 ही तिलहन फसलें हैं, 7 ही आपकी तिलहन फसलें हैं, है ना। और 5 आपकी दालें हैं, 5 ऐसी दालें हैं जिनके लिए एमएसपी जारी होता है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कितनी, 7 7 14, 14 5 हो गए 19। और रुक जाओ बता रहे हैं, ठीक है। और 3 आपकी कैसी हैं? नगदी वाली फसलें हैं।
तीन आपकी है नगदी फसल, तीन है आपकी नगदी फसल, तीन है आपकी कौन सी नगदी फसल, जिनके लिए जो है ये जारी होती है कौन सी एमएसपी, जिनके लिए एमएसपी जारी होती है ना। हालांकि इसमें एमएसपी अगर ये बात करोगे तो इसमें वैसे अगर हम और चले जाएं थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा इनको यहाँ पर एमएसपी में दो ही कर लो, एमएसपी में दो ही कर लो, यहाँ पर दो है आपकी नगदी फसल, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या कहेंगे कि सर 7 7 14, 14 5 19, 19 दो कितने हो रहा है 21, गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, गड़बड़ कहाँ पे भाई हो रहा है ये बताओ हमें, ये गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है। तो अच्छा टोटल, हाँ हाँ ठीक ठीक, नहीं 4 7 14, 14 5 19, ये तीन ही है, ये नगदी फसल तीन है। इस पे हाँ इस पे आपका एफआरपी वाला गन्ना शामिल नहीं है, एक अलग हो जाएगा, फिर गन्ना के लिए एक अलग कॉलम बनना चाहिए, क्योंकि 7 7 14 5 19 और 3 22 तो ये है ही, 22 तो ये फसल है ही, और इनका यही जो है डिवाइडेशन भी है ना। अगर ये तीन हम यहाँ पर नगदी फसल की बात कर लें, अगर ये तीन नगदी फसल की बात कर लें तो ये कौन कौन सी होती है, तीन होती कि नहीं होती है। एक आप कहेंगे कि कपास इसमें आ जाता है, एक तो कपास के लिए जारी होता है ना, दूसरा जूट के लिए जारी होता है, और एक होता है खोपरा, हाँ खोपरा के लिए भी तो होता, ठीक है फिर तो फिर सही है। यहाँ पे गन्ना शामिल नहीं है, इस नगदी फसल में गन्ना यहाँ थोड़ा नहीं है। ये जो तीन नगदी फसल है कौन कौन सी हैं, कपास हो जाएगा, यहाँ पर जूट है, खोपड़ा हो जाएगा ना, खोपरा जो बोलते हैं ये। अब इसके लिए एक अलग होता है एफआरपी, इसका उससे यहाँ संबंध नहीं है, एफआरपी यहाँ पर होता है, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ गन्ना के लिए, यानी कि एक कमोडिटी है कौन सी, गन्ना। ठीक है, अब देखो एक अधिनियम आता है, इनके लिए कोई अधिनियम नहीं है। अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, अंतर क्या है कि जो 23 फसलों के लिए 23 कमोडिटी के लिए एमएसपी जारी होता है उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो यूं ही जारी किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गन्ने के लिए एफआरपी जारी होता है उसके लिए बकायदा क्या है, कानून है। कानून मतलब कोई ऐसा नहीं कि नहीं कानून ही है इसके स्पेशल इसके लिए। एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये अधिनियम आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब का है भाई, ये है कानून 1955 का, आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला कानून कब का है, 1955 का है। इसी के तहत क्या है, गन्ना नियंत्रण कानून, गन्ना नियंत्रण आदेश ऐसे कह सकते हो, गन्ना नियंत्रण, गन्ना नियंत्रण आदेश 1966, ठीक है 1966। तो इसके तहत जो गन्ना के लिए एफआरपी जो पे होता है वो कौन करता है, चीनी मिलें करती हैं, ठीक है। एमएसपी कौन, जो सरकारी संस्थान होते हैं उनके द्वारा एमएसपी जारी होता है, लेकिन जो एफआरपी के तहत जो गन्ना की खरीद होती है वो चीनी मिलें करती हैं, चीनी मिलें करती हैं, किसके तहत, गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत। निकल कहाँ से आता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, ठीक है। रिकमेंडेशन कौन करता है, सीएससीपी करता है, कौन करता है, तो आप कहेंगे ये जो क्या कहते हैं, सीएससीपी करता है सिफारिश, रिकमेंडेशन, चाहे वो एमएसपी की हो चाहे एफआरपी की हो। सीएससीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। सिफारिश कौन करता है इन दोनों की, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, मूल्य आयोग करता है भाई इनकी जो है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, ठीक है। इसकी जो सिफारिश होती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो सिफारिश होती है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, बाध्यकारी नहीं कि कितना कह दिया उतना ही मान लिया जाए, सलाहकारी
प्रकृति है। तो आप कहेंगे अच्छा तो ये किसको रिकमेंडेशन करते हैं, किसको रिकमेंड करते हैं? आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की, आर्थिक मामलों की, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, मामलों की कैबिनेट समिति, इसको भेजता है कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको सिफारिश करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को। इसका चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है इसका? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसके तहत कौन जारी करता है? जो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये अपनी रिकमेंडेशन किसको देता है ना? इसकी रिकमेंडेशन होती है सलाहकारी प्रकृति की, सारी चीजों को नियंत्रण करता है। किसके तहत जारी होता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, एफआरपी का, ठीक। एक फसल की कमोडिटी ये हो गई, 23 कमोडिटी आप ये हो गई। इन 23 कमोडिटी में 7 कैसी हैं आपकी, जो आपकी कौन सी भाई फूड आपकी खाद्यान्न वाली हो गई, 7 तिलहन है, 5 दालें हैं, 3 नगदी फसल है। नगदी फसल कौन कौन सी है आपकी? कपास है, जूट है और खोपड़ा करके खोपरा है ना। और जो एफआरपी होता है वो गन्ने के लिए जारी होता है। फाइनल डिसीजन कौन लेता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जिसको सीसीई करके कुछ बोलते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन होता है आपका प्रधानमंत्री। चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये पूरी चीज है। तो हमसे पूरे एफआरपी द्वारा अनुमोदित, एफआरपी जो है किसके द्वारा अनुमोदित होती है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जिसको बोलते हैं सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, वही करती है। तो विकल्प सी जो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। भारतीय खाद्यान्न निगम एफसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। इसकी स्थापना होती है 1964 में, भारतीय खाद्य निगम की, है ना। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, तो ये सारी चीजें जो थी इससे संबंधित थी। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी भी तरीके की यहाँ पर समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? तो किसी नाम बदलने के राज्य की शक्ति अनंतिम किसके पास है? भारत की संसद के पास है, ना कि विधानमंडल के पास है ना। तो ये हो जाएगा। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब होती है? पहली बार संविधान सभा की बैठक दिसंबर 9 1946 को होती है। इसके भी डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग होती है ना, सर्व ऑनलाइनर पॉइंट है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग कौन करते हैं? मांग एम.एन. राय, एम.एन. राय के द्वारा की जाती है। कांग्रेस के द्वारा भी नहीं, एम.एन. राय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग की जाती है। तत्पश्चात, ये कब की बात है? ये बात है भाई 1934 की, ठीक है। अब क्या होता है? अब समय आता है 1935 का। 1935 में, 1935 में कांग्रेस संविधान सभा की मांग करती है। कांग्रेस ऑफिशियली, कांग्रेस संविधान सभा की मांग करती है। संविधान सभा की मांग करती है, संविधान सभा की मांग करती है। चलो ठीक है। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1938 में पहली बार, 1938 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार से होना चाहिए। संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार से होना चाहिए। वयस्क मताधिकार से होना चाहिए, ठीक है।
फिर समय आता है, फिर समय आता है कब का? फिर समय आता है 1940 का। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार, पहली बार अंग्रेज सरकार, अंग्रेज सरकार संविधान सभा के निर्माण के लिए एग्री होती है ना? अंग्रेज सरकार संविधान सभा के लिए राजी होती है। संविधान सभा, संविधान सभा के लिए स्वीकृति देती है। एग्री मतलब राजी होती है, कह सकते हो ना, राजी होती है। ये समझ में आया? फिर देखो, अभी यहां पर राजी हुई है, अभी तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 में पहली बार राज्य हुई है। 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने मांग की कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा कि हाँ भाई, संविधान का निर्माण तुम्हारे कानून से नहीं, संविधान तो लगातार डेवलप ही हो रहा था, हर साल कानून आ रहा था, 1935 में आया, 1999 में आया, 1999 में आया, है ना, लेकिन बकायदा संविधान सभा के माध्यम से नहीं बन रहा था। तो अब यहां से डिमांड होने लगी, अगर कानून बनेगा तो हमारी संविधान सभा के माध्यम से बनेगा, जिसमें भारतीय होंगे। ये पूरी बात यहां पर है। पहली बार स्वीकृति कब दी गई भाई? यहां पर आप देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। फिर समय आता है किसका? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा वर्तमान संविधान सभा का निर्माण होता है ना। संविधान सभा का वर्तमान क्या, चल थोड़े रही वर्तमान में, संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है। यहीं पे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संविधान सभा का गठन हुआ था कि अगस्त प्रस्ताव से स्वीकृति मिली थी कि संविधान पहली बार एक्सेप्ट किया था उन्होंने कि हाँ ठीक, अभी तक तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, लगातार हम डिमांड करते चले जा रहे थे, है ना। तो 1946 में क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन में गठित हुई थी संविधान सभा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में स्वीकृति मिली थी कि हाँ ठीक, हम एग्री हैं, संविधान सभा का गठन होता है। कंफ्यूजन यहीं पर रहता है, गठन होता है किसमें? कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, है ना। ये चुनाव हुए, हालांकि वयस्क मताधिकार पर नहीं हुए, है ना। चुनाव होते हैं किसके? संविधान सभा के चुनाव होते हैं, संविधान सभा के चुनाव होते हैं। फिर यहां पर देखो कि नवंबर 1946 संविधान सभा का गठन हो गया, है ना। संविधान सभा का गठन कब होता है? नवंबर 1946 संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। फिर देखो यहां पर, फिर अब आते हैं 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या होता है? इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ व्यक्ति थे, वह इनकी जो है आयु अधिक थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है ना। यहां पे ध्यान रखना है। फिर अगली बैठक कब होती है? इसके बाद अगली बैठक होती है भाई 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर डेट आती है कौन सी भाई, 13 दिसंबर 1946 को, तो 46, ठीक है। पीटी नेहरू के द्वारा, पीटी नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, जो कि बाद में हमारी प्रस्तावना बनती है ना, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। फिर आप यहां पर देखेंगे आती समय आपकी कौन सी, 22 जनवरी 1947, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है आपका क्या, प्रस्तावना के रूप में बनता है, प्रस्तावना बन जाता है, प्रस्तावना बनता है। ये इतनी सारी जो डेट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी डेट 1934, 1935, 1938, 1940, 1946, जुलाई अगस्त 1946, नवंबर 1946, फिर 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर और फिर 22 जनवरी 1947। ये डेट से न जाने कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको तैयार रखने अपने, है ना, ये सारे ही क्वेश्चंस आपको जो है तैयार रखने, न जाने कितने बार यहाँ से जो है प्रश्न में जो है क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। तो इनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। कहना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम कितनी, 2 महिलाएं होंगी। और ये कब बना था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2006-7 में जो है ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है। कह रहे निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है, ये आपको पता है, कई बार बता चुके हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो विकल्प जो भी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया है, कौन सा पूछ रहे हैं कि प्रथम परिसीमन आयोग, प्रथम परिसीमन आयोग जो है किस वर्ष गठित किया गया। वैसे तो परिसीमन जो आयोग होते हैं वो प्रतिवर्ष जो है जो हमारी जनगणना होती है उसके बाद जो है ये गठित होते हैं ना। अभी तक कितने, ऐसा नहीं कि हर साल कोई कंपलसरी ही है, अभी तक जो टोटल वो 4 परिसीमन आयोग जो है वो गठित किए गए। कितने, 4 परिसीमन आयोग बनाए हैं। तो उनसे हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ पहला परिसीमन आयोग वो कब गठित हुआ था, है ना, पहला परिसीमन आयोग पूछ रहे हैं। तो एक तो आपका 1952 में होता है, फिर 1963 है, फिर 1973 है और फिर 2002 है। तो यहाँ पर पहला है तो 1952। भाई कोई पूछ सकते हैं कि तू दूसरा बताओ, दूसरा 1963 है, दूसरा कब है 1963 है, फिर कब है तो 1973 है, तीसरा कब है 1973, चौथा कब है 2003 है, 2003 है, पहला कब है 1952 है ना, 1952। अभी तक कितने हुए हैं, तो टोटल 4 परिसीमन आयोग बने हैं अभी तक, है ना। डिलिमिटेशन वाले जो कमीशन होते हैं चुनाव के बाद लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं, विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों को ये निर्धारित करते हैं ना। अभी तक कितने हुए हैं, टोटल 4 जो है परिसीमन आयोग बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो परिसीमन आयोग होता है इसके जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, है ना। जो आपका परिसीमन आयोग होता है इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। न्यायाधीश जो है इसके अध्यक्ष। सदस्य के तौर पर कौन होते हैं, सदस्य के तौर पर चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो, और स्टेट इलेक्शन कमीशन। जिस स्टेट में किया जा रहा है डिलिमिटेशन, जिस स्टेट में किया जा रहा है तो वहाँ के स्टेट जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के कोई जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वो इसके क्या होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं। चलो आगे, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमाएं हैं। पहली अनुसूची हमारी हो जाएगी। पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो ये केवल हमारे संसद के पास है, भारत की संसद के पास है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, तो ये आपका आर्टिकल 131 है। आरंभिक अधिकारिता का मतलब क्या होता है, आरंभिक अधिकारिता का मतलब बताओ क्या हुआ। आरंभिक अधिकारिता मतलब
ऐसा क्षेत्र जिसमें सुनवाई का अधिकार किसके पास है? आरंभिक अधिकारिता। जिसमें सुनवाई का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के ही पास है, उसको बोलते हैं क्या? आरंभिक अधिकारिता। इसका उल्लेख कहां पर है? तो आप कहेंगे इसका जो उल्लेख है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 131 है उस पे इसका उल्लेख है। क्या होती है आरंभिक अधिकारिता? तो आप कहेंगे जैसे जैसे केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, केंद्र और राज्य के मध्य अगर विवाद है तो वो कहाँ सुना जाएगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। अगर दो राज्यों के मध्य विवाद है, दो राज्यों के मध्य विवाद है, दो राज्यों के मध्य विवाद है ना, ये कहाँ सुने जाएंगे? सभी ये सभी सुने जाएंगे भाई कहाँ पर? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। ये बोले जाते हैं आरंभिक अधिकारिता, और इसका उल्लेख कहां पर है? तो आर्टिकल 131 में। उसके बाद भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम बता चुके हैं? 9वीं अनुसूची है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। अगली है वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना कैसा है? तो आपका एक मौलिक कर्तव्य है। अगला, ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? वैधानिक यानी कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना? तो देखो नीति आयोग ना तो स्टैट्यूटरी भी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये नहीं है ना? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभी क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई क्योंकि इसको आर्टिकल है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ये भी भाई कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको भी आर्टिकल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण बना है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है उसके तहत बना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण बना है, तो अधिनियम के तहत बना, तो ये कैसी हो जाएगी? आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। तो विकल्प जो ए है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैट्यूटरी है ना? अगला है राष्ट्र की संप्रभु शक्ति, जिसके तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है। कैसी है? विनियोजन की शक्ति है, संप्रभु उन्मुक्ति की शक्ति है, प्रख्यात डोमेन की शक्ति है, या फिर पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन है? भाई सोवरेन इम्यूनिटी है, या फिर पावर ऑफ एप्रोप्रिएशन है, या फिर पावर ऑफ इमिनेंट डोमेन है? बताइए कौन सा होगा भाई? इसका सही उत्तर बताइए कि क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा यहां पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें निशान लगा हुआ है, निशान लगाकर ही बताया है आपको। पावर ऑफ इमिनेंट ऑफ डोमेन। समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं।